Hello everyone. So today we are going to discuss more on the topic the rise of nationalism in Europe. And as we have discussed earlier about the idea of United Nations and separate nations in powerful nations that was prevailing continuously into the minds of people in Europe, and how France led the way for all those possibilities in Europe. Now today we will move further, and as you have already read about unification of France, today we will continue with unification of Italy. So जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दैट इज ऑफ गियुसेप्पे मैज़िनी. ओके, गियुसेप्पे मैज़िनी एक राइटर था, एक नोवेलिस्ट था जिसने अपनी बुक्स, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से लोगों को गाइड किया, उनको प्रमोट किया, उनको आगे बढ़ाया ताकि वो एक ऐसी इटली का डेवलपमेंट कर सकें या उसको रेज कर सके जहाँ पर फ्रीडम हो गवर्नमेंट के रन करने का, लोगों के पास पावर हो, वो गवर्नमेंट के ऊपर अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकें. और इन सबसे कहीं ज़्यादा आगे उसने एक चीज़ की कल्पना की, एक ऐसे इटली की कल्पना की जो कि अलग अलग टुकड़ों में ना बढ़ के एकजुट हो, एक साथ हो, एक सशक्त राष्ट्र के तौर पे उसकी स्थापना हो. सो नाउ इन द ड्रीम ऑफ सू ही फ्रेम्ड अ सोसाइटी दैट वाज नोन एज यंग इटली. उसने यंग इटली नाम की एक सोसाइटी की, एक कमेटी की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मार्सेल्स में. और इसका गोल जो है वो सिंपल सा था कि इटली का यूनिफिकेशन. उसने ये माना कि अब इटली को ऐसे अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में ना बढ़ के एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे उसे वहाँ स्थापित होना चाहिए. और इसी के व्यू को आगे लेते हुए 1830s में मैज़िनी ने अपने प्रोग्राम को शुरू किया और वहाँ पर इटालियन रिपब्लिक को, दैट इज इटली में रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप करने की पूरी कोशिश जो है वो जोर शोर से चलने लगी. जैसे जैसे एक के बाद एक विद्रोह देखने को मिलने लगे हमको 1831 और 1848 में. इसके बाद वहाँ पर जो भी ऐसी पावर्स थी, जो भी ऐसे लोग थे जो उसके ऊपर रूल कर रहे थे, इटली के डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने टेक ओवर कर रखा था, उनको एक एक करके यहाँ पर टेक ओवर किया गया, उनको इटली के प्राइम स्ट्रीम में कन्वर्ट किया गया, उनको मिलाया गया. और उसके साथ ही साथ धीरे धीरे इटली का एक अलग यहाँ पर हमको डेवलपमेंट देखने को मिल सका. एक यूनिफाइड इटली का डेवलपमेंट हमको 1848 के बाद से ही देखने को मिलने लगा. जब फाइनली इटली एक यूनाइटेड नेशंस के तौर पे, एक ऐसे नेशन के तौर पे एस्टेब्लिश हो जाता है जो कि अब यूनिफॉर्म है और यूनाइट है, तो वहाँ पर एमिनल सेकंड को उस पावर को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो कि बाद में चल के इटली का लीडर भी बनता है. नाउ सार्डिनिया पेडमेंट, ये नाम ध्यान में रखिएगा, सार्डिनिया पेडमोंट, ठीक है. इसके थ्रू यहाँ पर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इसके मिनिस्टर कैवोर ने और उनकी फोर्सेस ने मिलकर जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी जो इटली के एक पार्ट पे रूल कर रही थी, उनको हराया. एंड इसके बाद की जर्नी आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होती चली गई इटली के और भी दूसरे पार्ट्स में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिल्स. तो ये सारी प्लेसेस को धीरे धीरे एक एक करके टेक ओवर किया गया वहाँ के लोगों ने, लोकल पीपल ने. और विक्टर एमैनुएल सेकंड ने, वहाँ का रूलर था करेंटली, इन लोगों ने मिलकर वहाँ से ऑस्ट्रियन, स्पेनिश और दूसरी फोर्सेस, फ्रेंच फोर्सेस, सबको वहाँ से धीरे धीरे फ्री होने पर, वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया. और इसके बाद जब सारे प्रोसीजर्स खत्म हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईयर 1861 में, ध्यान रखेंगे कि 1861 में विक्टर एमैनुएल सेकंड ये यूनाइटेड इटली का जो है वो किंग डिक्लेयर किया गया, या एम्परर भी वर्ड जो है वो यहाँ पर कई बार यूज होता है. तो इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल सका. तो गाइस, अभी आपको इस पूरे में क्या चीज़ें याद रखनी है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं. गियुसेप्पे मैज़िनी जिसने यंग इटली नाम के एक ग्रुप को मार्सेल्स में फॉर्म किया, इसका ड्रीम क्या था कि इटली को पैचवर्क से हटा के एक फोर्स्ड और सिंगल यूनाइटेड रिपब्लिक के तौर पर इस्टेब्लिश करना. मैज़िनी का ये प्रोग्राम जो है वो धीरे धीरे एक के बाद एक विद्रोह में बदलते चला गया और साथ ही साथ जो भी रूलर्स थे इटली के, वो मैज़िनी के जो व्यूज़ थे उसको सपोर्ट करते और उसके सामने सरेंडर करते चले गए. और जो भी फॉरेन फोर्सेस थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया या फिर यहाँ पर स्पेन का नाम हम देख रहे हैं, ये फोर्सेस धीरे धीरे इटली से बैक ऑफ करने लगी. एंड फाइनली 1861 में इटली जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट के तौर पर, एक यूनाइटेड नेशन के तौर पर जो है वो इस्टेब्लिश हो गया. नाउ ऑन द सेम रेफरेंस हियर इज फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अभी जर्मनी के लिए आप देखोगे तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आप पढ़ते हो जर्मनी के, बहुत सारे इसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं. एक्चुअली जो भी वर्ल्ड वॉर हुए या जो ऐसे पावर्स के रेज और फॉल का हमको देखने को हिस्सा मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी सबसे अधिक जो है वो सफ़र करता हुआ हमको देखने को मिलता है. तो जब
जर्मनी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था और यहाँ पर किसी एक यूनाइट पावर का या एक सिंगल पावर का जो है वो हमको एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा था। और नेपोलियनिक वॉर का, नेपोलियन के द्वारा किए गए अटैक्स का हमको जर्मनी के ऊपर बहुत डेवास्टेटिंग जो है बहुत बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा था। नाउ जब नेपोलियनिक वॉर खत्म होता है तो उसके बाद इटली बहुत सारे जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ध्यान रखेंगे कितने पार्ट्स में, दैट इज 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इन अलग अलग राज्यों के तौर पे जो है वो जर्मनी का डिवीजन हो रखा था और इनमें सबसे पावरफुल जो राज्य था उसका नाम था प्रूशिया। प्रूशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल, डोमिनेटेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स नोन एज जंकर्स। सो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रूशिया जो है वो जर्मनी का सबसे पावरफुल स्टेट था जहाँ पर डोमिनेशन किसका था, जंकर्स, लैंडलॉर्ड्स थे जिनको किस नाम से जानते थे, जंकर्स नाम से। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे जर्मन में, जैसा कि आपने पहले भी देखा, तो मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे अपनी पावर को रेज करते हुए और नेशन को यूनाइट करके एक प्रॉपर फॉर्म में ले आके, एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के साथ ले आके स्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगे या इसको स्टैब्लिश करने की बात शुरू होने लगी। में 1848 में एक बड़ी पॉलिटिकल एसोसिएशन सामने आती है जिसका नाम क्या था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ओके, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, जगह का नाम भी यहाँ फ्रैंकफर्ट है और उस असेंबली का नाम भी उसी के ऊपर फ्रैंकफर्ट असेंबली रखा गया था। तो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के वो सभी इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में और उस असेंबली को फ्रैंकफर्ट असेंबली का नाम दिया गया था, जहाँ पर पहली बार जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ले आने की बात जो है वो की गई और इसके साथ ही साथ पावर को किसे हैंड ओवर करने की बात कही गई, दैट इज टू द एम्परर ऑफ प्रूशिया। अब इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, इन सारी पावर्स को उसे ऑफर किए जाने के बावजूद भी जो प्रूशिया का एम्परर था वो इस बात से डिनाई कर गया, उसने मोनार्च को ही प्रमोट किया, उसने किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और इसके साथ ही साथ किंग और जो मिलिट्री थी उनकी एकजुट हुई पावर ने जंकर्स को, दैट इज आप समझ गए यहाँ पर जंकर्स कौन थे, तो वो बड़े लैंडलॉर्ड या पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे, तो इनको सप्रेस कर दिया गया, इनका रिवोल्यूशन यहीं पर जो है वो इसको दमन कर दिया गया इसका। आफ्टरवर्ड्स प्रूशिया अंडर चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क, नाम याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर ओटो वान बिस्मार्क, यहाँ पर फिर से जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया, एक यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो पावरफुल सेक्शंस थे सोसाइटी के वो अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। लगातार यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए 7 सालों के दौरान, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों से जर्मनी युद्ध करते रहा और इन सभी वॉर्स में यहाँ पर हमको जर्मनी की जो है वो कंप्लीट विक्ट्री देखने को मिलती है और जर्मनी का यूनिफिकेशन एक तरीके से अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचने शुरू हो जाता है। नाउ 18 जन 1871 को एक असेंबली होती है जहां पर जर्मनी के जो अलग अलग स्टेट्स थे, जो अभी आपने यहाँ पर देखा था कि 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उन सभी के जो प्रिंस थे वो सब इकट्ठा होते हैं। बिस्मार्क और इसके साथ ही साथ जो किंग था वहां का प्रूशिया का, कैसर विलियम, ये नाम याद रखेंगे, कैसर विलियम। ओके, ये सभी इकट्ठा होते हैं और इसके साथ ही साथ वहां पर प्रूशियन किंग दैट इज कैसर विलियम को जर्मनी का नया एम्परर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो गाइस, ये बेसिक हाइलाइट्स थी। अभी इसको मैंने बहुत डीप में इसमें एक्सप्लेन किया क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी बाकी हैं। इनमें से यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं डेफिनेटली, बट ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, आप थोड़ी सी ही एफर्ट से इसे बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी फोटोज़ को भी अटैच कर दूं ताकि आप इसको पॉज करके वीडियो को और आसानी से नोट्स निकाल सकें इसके। ओके, एंड अगला टॉपिक जो है वो इसके लिए जरूर ट्यून किए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो के लिए अपडेट्स पर ध्यान बनाए रखें। अगला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे इसमें नेपोलियन के बारे में, नेपोलियनिक वॉर के बारे में और नेपोलियनिक कोड के बारे में। तो ऑल द बेस्ट।